दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर से एडू आवर के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। दोस्तों हमेशा की तरह आज हमारे पास है बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन और बस आपको इनका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। और दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 20 सेकंड का समय दिया जाएगा, तो फटाफट से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो बस दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। पहला ऑप्शन है वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य या मौखिक प्रश्न। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि रचनात्मक जो निर्धारक होते हैं यानी क्रिएटिविटी जो होती है, क्रिएटिविटी ओह माय गॉड, क्या बोलते हैं इसको यार, क्रिएटिविटी जो भी है, क्रिएटिव होता है ना, तो उसका क्रिएटिविटी, हाँ जो भी है, तो क्रिएटिविटी हम किस माध्यम से जान सकते हैं? वार्तालाप कौशल के माध्यम से, बिल्कुल वार्तालाप कौशल के माध्यम से हम क्रिएटिविटी को जान सकते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे रचनात्मकता का पता नहीं चल सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव होते हैं, तो रचनात्मकता या क्रिएटिविटी का पता नहीं चल सकता है। परियोजना यानी प्रोजेक्ट जो होते हैं उसके माध्यम से भी हमें, और मौखिक जो प्रश्न होते हैं वो भी हमें क्रिएटिविटी के बारे में बताते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए वो होगा बहुविकल्पीय प्रश्न, क्योंकि ये सब्जेक्टिव होते हैं और रचनात्मकता को शो नहीं करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, ये किसने कहा था? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि जन्मजात जो मूल प्रवृत्ति, तो एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि मूल प्रवृत्तियों, जन्मजात मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था? बस आपको आंसर बताना है, मैकडूगल, कर्ट लेविन, फ्रॉयड या स्किनर। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इजी क्वेश्चन है कि जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताने वाले कौन थे, तो जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताने वाले कौन थे? मैकडूगल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ या समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, जब वे चाहें तब? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि जो मेधावी छात्र होते हैं, इंटेलिजेंट छात्र होते हैं, उनको किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, उनको किस तरह से बेहतर उनको और बनाया जा सकता है, कक्षा के साथ पढ़ाकर या उच्च कक्षा के साथ पढ़ाकर या उनकी समृद्धिकरण कार्यक्रमों के माध्यम से, या जब वे चाहें। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं मेधावी छात्रों की, तो मेधावी छात्र क्योंकि उनका आईक्यू लेवल तेज होता है, तो उन छात्रों को विशिष्ट रूप से हम समृद्धिकरण यानी कि उनकी और अधिक डेवलपमेंट विकसित करने वाली जो क्रियाएं हैं उनके माध्यम से हम उनको पढ़ा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 3, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया था? 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 24 जनवरी 1951। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए कि 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950 या 24 जनवरी 1951। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया था। तो दोस्तों टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब इसका जो राइट आंसर है वो है 24 जनवरी 1950। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आपातकाल के समय संसद लोकसभा की अवधि कितने समय तक बढ़ा सकती है? ओके दोस्तों, यहाँ पे टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया है। फटाफट से आंसर क्वेश्चन में दे दीजिए कि आप आपातकाल जब लगा हो उसके समय यदि लोकसभा यानी संसद चाहे तो वो लोकसभा की अवधि
अवधि को कितने समय तक बढ़ा सकती है जब आपातकाल चल रहा हो? 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष या 2 वर्ष? तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर आप लिख दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर जो होना चाहिए वो होगा कि 1 वर्ष तक ये बढ़ाया जा सकता है लोकसभा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए कुल कितनी बैठक हुई थी? टाइम आपका शुरू मैंने कर दिया है, आपको आंसर देना है कितनी बैठक हुई। 141, 114, 112, 150? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। 141, 114, 112, 150? कमेंट बॉक्स में आंसर जल्दी से दे दो। क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए 141? तो टाइम हो गया है दोस्तों यहाँ पे। अब 141 इसका राइट आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का अर्थ क्या है? सभी सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, शैक्षिक व सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन या शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन? टाइम मैंने शुरू कर दिया है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डाल देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर आपको फटाफट से बता देना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर दीजिए, टाइम आपका समाप्त हो रहा है। फटाफट से आंसर दे दो, फटाफट से आंसर दे दो, जल्दी से आंसर दे दो कि क्या इसका आंसर होगा। तो टाइम आपका समाप्त हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आंसर की, तो हमारा जो राइट आंसर होगा, जब भी हम सतत व्यापक मूल्यांकन करते हैं तो वास्तव में दोस्तों ना वो मूल्यांकन ना केवल शैक्षिक होता है बल्कि वो मूल्यांकन सह शैक्षिक भी होता है। तो ऐसे में जो राइट आंसर होता है वो होगा हमारा सी आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इजी क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी या की जाती है? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। यहाँ पे दोस्तों उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कितनी श्रेणियां होती हैं? 4, 2, 3, 5? टाइम मैंने शुरू कर दिया है। टाइम के क्या शुरू हो गया? हाँ, तो टाइम मैंने अब शुरू कर दिया है आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। फटाफट से आंसर दीजिए कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कितनी श्रेणियां होती हैं? 4, 2, 3, 5? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। 4, 3, 2, 5? जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दो। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कितनी श्रेणियां होती है? दोस्तों यदि हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की श्रेणियों की, तो यहाँ दोस्तों मंत्रियों की जो कैटेगरी होती है वो 3 प्रकार की होती है। केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैबिनेट मंत्री बोलते, केंद्रीय क्या, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने की पात्रता भी रखता है, होने का पात्र वो तभी होगा जब वह निम्नलिखित में से किस सदन का निर्वाचित होने की आवश्यक योग्यता रखता हो? टाइम आपका शुरू हो चुका है। आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट से देना है। संसद, राज्यसभा, लोकसभा या उपर्युक्त सभी? आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट से डाल दीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? कि संसद, राज्यसभा, लोकसभा, उपर्युक्त सभी? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। टाइम यहाँ पे आपका समाप्त हो रहा है, जल्दी से आंसर दीजिए। ओके दोस्तों, टाइम यहाँ पे समाप्त हो चुका है। अब यदि हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति जो कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वो लोकसभा
में चुने जाने या लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए आवश्यक योग्यता रखता होगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना सर्वप्रथम किसको दी जाएगी? तो टाइम मैंने शुरू कर दिया है। आपको बताना है कि राष्ट्रपति जब त्यागपत्र देगा तो इसकी जो सूचना है वो सबसे पहले हम किसको देंगे? राज्यसभा के सभापति को देंगे, या राज्यसभा के उपसभापति को देंगे, या लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, या लोकसभा उपाध्यक्ष को देंगे? दोस्तों फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। क्या होना चाहिए इसका आंसर? राष्ट्रपति त्याग पत्र देगा तो इसकी सूचना सबसे पहले हम किसे देंगे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए, देखो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक टीचर है, आप सभी टीचर बनने वाले हो फ्यूचर में। बाकी डोटासरा ने अभी कहा है कि रीट की एग्जाम कोरोना पैंडेमिक के कारण 20 जून को नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलो कोई नहीं, लेकिन आप यहाँ पे अपनी तैयारी को सतत बनाए रखिए। सतत मीन्स कंटिन्यू बनाए रखिए। अब जब फॉर्म यहाँ पे भरवा रखे हैं तो निश्चित है कि हमारी जो एग्ज़ाम है वो कंफर्म है दोस्तों। तो यहाँ पे आप आंसर बताइए कि क्या होगा कि कक्षा में एक टीचर है वो विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखना चाहता है, विद्यार्थियों को बांध के रखना चाहता है कक्षा में, तो क्या सबसे अच्छा उपाय होगा? श्यामपट्ट का उपयोग उसे करना चाहिए, या चर्चा उसे करनी चाहिए, कहानी कहनी चाहिए, या प्रश्न पूछने चाहिए? तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर आप दे दीजिए कि क्या एक अध्यापक करे कि उसकी कक्षा में बच्चे जागरूक ले और रुचिकर क्लास बनी रहे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है प्रश्न पूछना। तो दोस्तों एक अध्यापक को, जैसे आप अध्यापक बनते हैं तो आप जब बड़ी कक्षा को पढ़ाएं, क्योंकि छोटी कक्षा जो होती है वो तो आप एडजस्ट कर लेंगे, बड़ी कक्षा जैसे पढ़ा रहे हैं आप 8th को या 10th या 12th को आप पढ़ा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि कक्षा का माहौल थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, बच्चे अनुशासन में नहीं हैं, तो आप प्रारंभ से ही उनसे क्वेश्चन पूछना शुरू करें, तो बच्चे फिर अनुशासन में रहने वाले होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो अधिकांशतः छिपी रहती है, उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं? तो दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, बेवजह इतनी लंबी लाइन लिख रखी है तो आपको आंसर दे देना है। कहने का अर्थ है कि चेतन के 3 स्तर बताने वाले कौन हैं? गुण सिद्धांत है, प्रकार सिद्धांत है, या मनोविश्लेषण सिद्धांत है, या व्यवहारवाद सिद्धांत है? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। एकदम से इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बेवजह ही आड़ी तिरछी कर रखी है। तो यहाँ पे टाइम आपका समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे ये सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है जो चेतन के 3 स्तर बताते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के परिवार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको क्या कहा जाता है? इजी क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। यानी सिंपल आप ऐसा मानो कि एक बालक है, या एक मतलब बालक से ही हम शुरू करते हैं। एक बालक है, सामने कोई उसकी एक फैमिली रहती है, अपनी फैमिली तो है ही है, साथ में एक सामने और एक और फैमिली रहती है। उस फैमिली में होने वाली जो कल्चर है, रीति रिवाज है, उनको वो बालक दिन प्रतिदिन देखता है और देखकर वैसा ही करने का प्रयास करता है, सीखता है। तो इस प्रकार का जो अधिगम है वो कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है दोस्तों सामाजिक अधिगम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन किधर गया? चलो आगे है, क्वेश्चन गायब हो गया यहाँ से है। ठीक है, इसकी चर्चा होनी चाहिए संसद में। पीएम मोदी जी ये क्वेश्चन कैसे गायब हो गया बताएं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अब राष्ट्रपति आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? तो यहाँ पे आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 360? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। कि 44वां जो संविधान संशोधन है, इसमें राष्ट्रपति जो आंतरिक अशांति है उसके आधार पर आपातकाल लगा सकता है।
तो इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? 352, 356, 360 या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि 44वां जो संविधान संशोधन जब लगा था तो उसमें से, ठीक है, उसमें से आंतरिक अशांति को निकालकर सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया था। अतः इस अधिनियम में चेंज किए गए और अब इस आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति क्या आपातकाल नहीं लगा सकते हैं। ये सिर्फ सशस्त्र विद्रोह के कारण ही आपातकाल लगेगा, आंतरिक अशांति के कारण नहीं लगेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, आदत, नींद। आंसर दीजिए फटाफट से। क्या हो जाता है बीच में? आंसर दीजिए जल्दी से कि कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, आदत या नींद। कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए फटाफट से। इनमें से जन्मजात प्रेरक कौन है? भूख जन्मजात, प्यास जन्मजात, आदत जन्मजात, नींद जन्मजात, या इनमें से कोई एक ऐसा होगा जो जन्मजात नहीं है? आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो आदत जो होती है वो जन्मजात नहीं होती है। ध्यान रखना, आदत मीन्स लत मान लो, हैबिट मान लो। लती आदत लती होती है ना, लत लग जाती है, लत लग गई है ना। तो चलो ठीक है, तो आदत जो होता है वो जन्मजात नहीं होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। राज्यों के राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या सभी थोड़ा थोड़ा नियुक्त कर देते हैं? आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि कौन राज्यपाल को नियुक्त करते हैं? प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, या मुख्यमंत्री, या थोड़ा थोड़ा सभी मिलकर नियुक्त करते हैं? तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। क्या इसका राइट आंसर होगा या बता दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर है राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महामहिम ही करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। जयपुर को नगरों की पटरानी किसे कहा है? कि वाह यार, जयपुर नगरों की पटरानी है भाई। अब आपको ये बताना कि किसने कहा है। टाइम मैंने शुरू कर दिया है। सीवी रमन कहते हैं, या विद्याधर भट्टाचार्य कहते हैं, या कन्हैया लाल सेठिया कहते हैं, या चार्ल्स कोरिया कहते हैं। चार्ल्स कोरिया कौन आ गए यार, होंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि फटाफट से जयपुर को नगरों की पटरानी किसने कहा है। बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन, फटाफट से आंसर दे दीजिए। ये हमारे कल्चर से संबंधित एक बेस्ट क्वेश्चन में से हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, यदि हम बात करते हैं जयपुर को नगरों की पटरानी किसने कहा है, तो ये राइट आंसर होता है कन्हैया लाल सेठिया। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यानी विद्यालय क्या है, एक विद्यालय का जो कार्य आता है उसमें एक कार्य आता है कि विद्यालय बालकों के शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे आंसर मुझे दीजिए कि बालकों को विद्यालय में खेलना क्यों चाहिए? उन्होंने शारीरिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, ये ठीक है। यह शिक्षकों के लिए कम आसान होगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान, ये शिक्षकों के लिए आसान काम होगा। समय बिताने में सहायक होगा। सहयोग की भावना व शारीरिक संतुलन विकास के लिए ये अच्छा होगा। बिल्कुल, तो राइट आंसर यही है कि सहयोग की भावना व शारीरिक संतुलन विकास के लिए ये सही होगा। तो राइट आंसर होगा हमारा डी। ओके फ्रेंड्स, ओके आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों में विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो सहयोग की भावना व शारीरिक संतुलन के विकास के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। कौन सा क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड का भाग है? कार्बी एंग्लोंग का पठार, ये कार्बी एंग्लोंग का पठार, अरावली का पठार, अरावली श्रृंखला, मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मिजो श्रृंखला। तो आपको ये बताना है कि इनमें से प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा भाग है। ओके, टाइम मैंने शुरू कर दिया है, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दो। ठीक है, आप बताओ कि यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा कि प्रायद्वीपीय खंड में कौन आता है? कार्बी एंग्लोंग, अरावली, मेघालय, छोटा नागपुर या मिजो? फटाफट से आंसर दीजिए। उपयुक्त सभी, 1 2 4, 1 2 3 5, 1 2 3 4 या सभी? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए।
टाइम समाप्त हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ यदि हम बात करते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार में कौन आता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 2 3 4, भारत माँ की जय जयकार, ये होगा स ऑप्शन, है ना। तो स ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। तो यानी अब मैं इनको बता दूं एक को कि कौन कहाँ है। कार्बी एंगलोंग का जो पठार है वो है असम में, ठीक है। अरावली आप जानते हैं, मेघालय का पठार आप जानते हैं, छोटा नागपुर का पठार आप जानते हैं। मिजो जो श्रेणी है ये मिजोरम में है, बट दोस्तों ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। ये मिजो जो श्रेणी होती है वो मिजो श्रेणी किसका, हिमालय का भाग है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ही सही होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लघु मृदों का टीला, लघु मृदों का टीला किसे कहा गया है, धोलावीरा, लोथल, बनवाली या रोपड़। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं फटाफट से, इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि लघु मृदों का टीला किसे कहा जाता है, आंसर फटाफट से दे दीजिए। जैसे मुर्दों का टीला तो हम किसको बोलते हैं, मोहनजोदाड़ो को बोलते हैं क्या, मोहनजोदाड़ो है ना, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो। तो अब आपको लघु मृदों का ये टीला या लघु मृतकों का टीला बताना है, तो धोलावीरा, लोथल, बनवाली, रोपड़। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है लोथल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, 5 मार्च 1930, 5 मार्च 1931, 5 फरवरी 1930, 5 जून 1931। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 5 मार्च 1931, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 5 मार्च 1931 को यहाँ पे गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हो, लंबा सा क्वेश्चन है ये तो मैं ही बता देता हूँ इसका आंसर। तो चलो पढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1 2 या कई सप्ताह तक वर्षा ना हो तो हम इसे मानसून विच्छेद कहते हैं। क्योंकि मानसून विच्छेद उत्पन्न होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है। पहला, ये तो मानसून विच्छेद होता है, बिल्कुल सही बात है, हम इसको मानसून गैप भी कह सकते हैं। पहला ऑप्शन, उत्तर भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में कम हो जाने से और अंत उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने से होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कभी अपनी जब क्लास होगी लाइव डिजिटल पैनल पर तब इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो भयंकर स्थिति है कोरोना की, तो सभी स्टूडियो बंद हैं। सिर्फ मैं आप ही के लिए ये कर रहा हूँ और किसके बावजूद, मतलब मेरे व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे, उसके बावजूद सिर्फ आपके लिए ही मैं ये कर रहा हूँ। ओके, तो अब हम देखो व्यूज़ की स्थिति देखो, बच्चों की पढ़ाई की स्थिति देखो। मैं आपको बताऊँ, जब लॉकडाउन नहीं लगा था और कोचिंग ओपन थी तब मेरे व्यूज़ आ रहे थे पर डे 1000 से ऊपर, ठीक है। सुनना बच्चों की स्टडी का वो सुनना कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, 1000 से ऊपर आ रहे थे व्यूज़, ठीक है। कितना, एक दिन का। अब आपको बताऊं व्यूज़ कितना आ रहा है एक दिन का, ओनली 350। कल का जो व्यूज़ है वो है 350 व्यूज़ ओनली। अब आप सोचो कि बच्चे पूरी तरह से छोड़ चुके हैं पढ़ाई को, उनका मानस बदल चुका है, वो अपनी इस स्थिति से, मतलब आप यूँ समझिए कि वो पढ़ाई वाली जो स्थिति है उससे थोड़ा हट चुके हैं, ठीक है। बट दोस्तों आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है। आप पूरा अगर समय स्टडी को नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी स्टडी को आप कंटिन्यू रखिए किसी भी माध्यम से, चाहे वो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हो। इस ग्रुप में बहुत अच्छा प्रयास करते हैं ये, जैसे रणवीर है और 1-2 गर्ल्स हैं, अंकित है, ये क्या लाइव क्वेश्चन सीरीज लेकर आते हैं आप टेलीग्राम चैनल में, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा ग्रुप है ये। इसमें बहुत हेल्दी कन्वर्सेशन होती है, कुछ अपवाद हैं वो एक अलग बात है, बट बहुत ही अच्छी हेल्दी कन्वर्सेशन होती है, ठीक है। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक आपकी आगामी एग्जाम के लिए। तो हम लेते हैं इसमें बे ऑप्शन। पश्चिम तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समांतर, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल की निम्न स्थानों पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है, बिल्कुल सही बात है। तो इसके राइट आंसर है उपर्युक्त सभी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनुच्छेद डैश 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 डैश
अनुच्छेद डॉट 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 के अनुसार राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर ही कोई विधेयक अधिनियम बनता है। ये कौन से अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अनुच्छेद किसके अनुसार? टाइम आपका समाप्त हो रहा है दोस्तों, जल्दी से जल्दी आंसर दो। अपनी स्टडी को आप कंटिन्यू रखो किसी भी माध्यम से, चाहे अपनी बुक्स मत उठाओ, लेकिन लाइव क्वेश्चन सीरीज है उनको आप जरूर ज्वाइन करो। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब यहाँ हम बात करते हैं, तो ये है अनुच्छेद 111। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? छोटे शिक्षार्थी समझते हो ना, जिनको आप लोग पढ़ाने जाओगे वो छोटे शिक्षार्थी होते हैं। तो अब पठन कठिनाई का कौन सा इनमें से लक्षण नहीं है? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। क्या होगा? पठन गति व प्रवाह में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। तो बताओ इनमें से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई से संबंधित नहीं है? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट से। तो बस यहाँ पे टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब दोस्तों ये जो ऑप्शन तीनों हैं ये तो क्या हैं, इससे संबंधित हैं, पठन और कठिनाई से। बट ये जो ऑप्शन है ए जो ऑप्शन है ना, ये पठन गति व प्रवाह में कठिनाई, ये पठन कठिनाई से संबंधित नहीं है। कारण है कि एक बच्चा है, अपने अक्षरों को तो वो पहचानता है, लेकिन वो पढ़ने की जो स्पीड है वो क्या है, उसकी कम है। तो हम उस स्पीड की कमी को पठन कठिनाई से संबंधित नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हिमालय पर्वत अभी भी युवा है, इसका प्रमाण है। ये ऑप्शन आपके सामने बताना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर है, कि जो युवा है हिमालय उसके प्रमाण में से कौन से राइट हैं? गार्ज, वी आकार की घाटी, शिप्रिका व जलप्रपात। शिप्रिका भी जलप्रपात को ही बोलते हैं। जलप्रपात का एक जो छोटा रूप होता है उसको शिप्रिका कहते हैं। तो राइट आंसर आपको बताना है। क्या होगा? टाइम मैं शुरू करता हूँ आपका। केवल एक सही है, केवल 1 2 सही है, 1 3 2 सही है, 1 2 2 सही है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दो। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब आंसर की यदि हम बात करें, हिमालय पर्वत अभी भी युवावस्था में हैं, तो दोस्तों गार्ज, वी आकार की घाटी, शिप्रिका, जलप्रपात, ये नदियाँ उसी पर्वतीय क्षेत्र में बनाती हैं जो लगातार ऊंचे उठ रहे हों। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अगर पर्वत ऊंचे नहीं उठ रहे होते हैं तो क्या होता है, उनका अपरदन होता रहता है कंटिन्यू, और ढाल समतल होते रहते हैं। ऐसे में जो नदियां हैं जलप्रपात वगैरह बनाना बंद करने लगती हैं। ठीक है, ओके, तो इसका राइट आंसर है सभी सत्य हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ऑप्शन है आपके पास, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, भाई जैसे आप पढ़ा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई सदा सच बोलो, सदा सत्य बोलो, एक ही बात हो गई है, तो सदा सच बोलो, चोरी मत करो, अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। तो अब ये जो मूल्य हैं ये आप विकसित कर सकते हैं। कैसे? महान व्यक्तियों के बारे में बता के, जैसे गांधी जी का बताया आपने, या अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, भाई कक्षा में कठोर अनुशासन बना दिया कि बस 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 आपको यही करना है। आदर्श रूप से बर्ताव कर, या अच्छी कहानियां सुनाकर बता दो। फटाफट से आंसर क्या होगा इसका, कि आप कैसे ये अच्छा बना सकते हैं सामाजिक मूल्यों को विकसित करने में। आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। टाइम आपका समाप्त हो रहा है, जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दो। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं यहाँ पे इसके आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आदर्श रूप से बर्ताव कर। ठीक है, आदर्श रूप से बर्ताव कर का मतलब है कि जो एक टीचर है, एक अध्यापक है, उस अध्यापक को स्वयं को आदर्श बनकर वो बताना होगा। कैसे? जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं पीएम मोदी का। जैसे वो कहें कि मास्क लगाएं, वैक्सीन लगवाएं, ठीक है, तो वो मास्क लगाने के लिए कह रहे हैं लेकिन खुद मास्क नहीं लगा रखा है,
तो ऐसा वो नहीं होगा। तो पीएम मोदी मास्क लगाने के लिए तब कहें जब वो खुद मास्क लगा रखे हों, है ना। मतलब फिर तो क्या मीम बन जाएंगी, उनकी मीम बना लेंगे। मीम्स जानते हो ना, हंसी मजाक छोटे छोटे जोक्स, तो मीम बना लेंगे। भाई खुद तो मास्क नहीं लगाते हैं, दूसरों को मास्क लगाने के लिए कहते हैं, तो वो स्थिति है। ठीक है, तो आदर्श बनकर प्रस्तुत करना होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रस्तावना में हम भारत के लोग किस देश से लिया गया है? इजी क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से आंसर दे दो कि हम भारत के लोग। बताओ, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस। जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस। हम भारत के लोग, बताएं किस देश से संबंधित है? टाइम आपका सीमित है, आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में दे दो। टाइम समाप्त हो गया। तो दोस्तों हम प्रस्तावना में ये हम भारत के लोग यूएसए से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान का पहला एयरपोर्ट हब कहाँ है? आंसर दीजिए। राजस्थान का पहला एयरपोर्ट हब कहाँ डेवलप किया गया है? झालावाड़, सिरोही, श्रीगंगानगर और बीकानेर। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। झालावाड़, सिरोही, श्रीगंगानगर, बीकानेर। राइट आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। जल्दी से आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा झालावाड़। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति के पद की शपथ का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो टाइम मैंने शुरू कर दिया है। आपको बताना है कि राष्ट्रपति या और भी कोई शपथ लेता है तो शपथ का जो विवरण है, शपथ से संबंधित जो विवरण है वो संविधान की कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया है? पहली, तीसरी, चौथी, पांचवी। पहली, तीसरी, चौथी, पांचवी। बताएं फटाफट से, टाइम सीमित है, समाप्त तो हो गया। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति के शपथ की तो ये तीसरी अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपातकाल के समय संसद लोकसभा की अवधि, ये तो रिपीट हो गया। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे की, यार ये भी रिपीट हो गया। ओके चलो, तो दोस्तों बस हमारे ये क्वेश्चन इतने ही थे। ओके, कल हम और भी लेकर आएंगे, लेकिन पुनर्बलन नहीं मिलता है ना, पुनर्बलन मिलना चाहिए। पुनर्बलन मिलेगा तो हम आगे बात करेंगे। यानी अभी कहने का अर्थ ये है कि अब व्यूज़ आप देखो, व्यूज़ पहले 1000 व्यूज़, एक दिन के 1000 व्यूज़। अब कल की बात है, कल मैंने देखा था तो 360 व्यू थे ओनली, तो अबाउट 350। तो दोस्तों आप शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।